Hello guys, I hope you all are doing well and studying well, and I'm also fine. So we were doing विवेक सिंह इकोनॉमी जिसके we were doing first 4 chapters. ठीक है, so हम first 3 chapters already complete कर चुके हैं एंड अभी हमने 4th chapter शुरू करा है जिसके 3 lectures इससे पहले आप देख चुके होंगे. ठीक है, और अभी ये 4th चैप्टर चल रहा है. ठीक है, सो अब आज हम शुरू करेंगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. ठीक है, सो डिविडेंड बेसिकली प्रॉफिट को बोलते हैं. ठीक है, सो डिविडेंड अब वैसे ये डिसकंटिन्यू कर दिया गया है ये टैक्स. ठीक है, बट फिर भी हम इसको समझ लेते हैं. ठीक है, सो व्हेन अ कंपनी अनाउंसेस डिविडेंड इट हैज़ टू पे टैक्स ऑन टैक्स. उस टैक्स को क्या बोलते हैं? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑन द डिविडेंड which is to be distributed on the dividend which is to be distributed to the owners, and the owners also pay tax as per their income tax slab on dividend received. ठीक है, तो जो भी एक कंपनी का जो भी डिविडेंड होता है, वो जो डिविडेंड होता है वो शेयर होल्डर्स के बीच में बंट जाता है. तो जैसे ही एक कंपनी अपना डिविडेंड जो है वो अनाउंस करती है, तो पहले उसको वो डिविडेंड पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को. देन वो बचा हुआ अमाउंट शेयर होल्डर्स पे चला जाएगा, और फिर जो शेयर होल्डर्स के पास वो डिविडेंड चला जाएगा और जो शेयर होल्डर्स की इनकम जो होगी उस पर भी शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को. अभी वैसे ये डिसकंटिन्यू कर दिया गया है. ठीक है, अब क्या किया गया है कि अब ये पहले टैक्स नहीं लगाया जाता जब डिविडेंड शेयर होल्डर के पास चला जाता है, एंड देन फाइनली जब वो शेयर होल्डर के हाथ में होता है, ओनर के हाथ में होता है, तब उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है. ठीक है, सो a domestic company that pays dividend to its shareholder must pay a tax on the dividend amount called dividend distribution tax. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स के बारे में. सो बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो टैक्स एग्जेप्शंस का इस्तेमाल करके, ठीक है, और प्रॉफिट तो कमाती है लेकिन वो टैक्स नहीं पे करती. ठीक है, जो भी टैक्स एग्जेम्पशंस है, टैक्स रिबेट्स मिलते हैं, उनका यूज़ करके अपना जो टैक्स है वो ज़ीरो कर लेती है. So minimum alternate tax is a provision in direct tax laws to limit tax exemptions availed by companies so that they pay at least a minimum amount of corporate tax to the government. तो minimum alternate tax इंट्रोड्यूस किया गया है ऐसी सभी कंपनीज के लिए. ठीक है, ताकि वो भी टैक्स नेट में आए और एटलीस्ट मिनिमम टैक्स है वो तो पे करे. ठीक है, तो मैट की कैलकुलेशन बेसिकली 2 तरीके से की जाती है. एक तो है नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी और एक है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स. सो नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी और मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स में से जो भी ज़्यादा होगा वो उस पर्टिकुलर कंपनी को पे करना पड़ेगा. ठीक है, नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी बेसिकली इसमें क्या होता है? टैक्स कंप्यूटेड एज पर दी नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स लॉ. ठीक है, ये हम एग्जाम्पल से समझेंगे तब आपको समझ आएगा. ठीक है, एंड मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स क्या होता है? टैक्स कंप्यूटेड एट 15%, प्रीवियसली 18.5%. टैक्स कंप्यूटेड एट 15% ऑन बुक प्रॉफिट प्लस सेस एंड सरचार्ज. फॉर एग्जाम्पल XYZ कंपनी है. ठीक है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका टर्नओवर 1 लाख रुपए का आया है. बुक में जो एग्जाम्पल था 1 करोड़ का था, तो मैंने गलती से 1 लाख लिख दिया एंड देन मुझे करेक्शन नहीं करनी थी तो मैंने 1 CR नहीं किया. तो ये मैंने बहुत ही छोटा अमाउंट में लिया है. ठीक है, कि जो कंपनी है उसकी 1 लाख रुपए की सेल हो रही है जिसमें उसको कॉस्ट 60,000 का पड़ जा रहा है और प्रॉफिट उसका 40,000 का हो रहा है. ठीक है, सारे एग्जाम्पशंस और रिपीट्स का यूज़ करके उसने 25,000 जो है वो एग्जाम्पशन ले लिया, तो टैक्सेबल इनकम बची उसकी 50,000. ठीक है, अगर हम इस पर 15,000 पे अगर नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी लगाएंगे तो वो 15,000 का क्या होगा? 34.94%. ठीक है, 34.94% ऑफ दिस 15,000 कितना होगा? 5,241. और मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स क्या होगा? 17.16% ऑफ बुक्ड प्रॉफिट. मतलब जो प्रॉफिट हुआ है उसका 17.16%. ठीक है, तो ये प्रॉफिट था 40,000 का, तो 17.16% ऑफ 40,000 हुआ 6,864. तो ए और बी में से जो हायर होगा वो टैक्स लायबिलिटी होगी उस कंपनी की, वो उस कंपनी को पे करना पड़ेगा. ठीक है, नाउ सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स क्या होता है? सो टैक्स लेविड एट द टाइम ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया. परचेजर और सेलर बोथ पे सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स. ठीक है, तो जब भी आप कोई सिक्योरिटी सेल या परचेज कर दो तो उसमें आपको टैक्स पे करना पड़ता है. ठीक है, वो होता है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स. ठीक है, अब आ जाते हैं हम
इक्वलाइजेशन लेवी पे। इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है, ठीक है। सो पहले क्या था कि जो कंपनीज इंडिया में रजिस्टर्ड थी, ठीक है, वेट अ मिनट। तो पहले क्या था कि जो कंपनीज इंडिया में रजिस्टर्ड थी, ठीक है, सिर्फ उन्हीं को टैक्स पे करना पड़ता था, ठीक है। मतलब क्योंकि रूल ही ये था कि अगर इंडिया में किसी भी कंपनी को बिजनेस करना है तो पहले उनको अपना मतलब यहाँ पे उस कंपनी को खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी वो इंडिया में बिजनेस कर सकती थी, ठीक है। लेकिन अब मतलब जब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ी है, आईटी के आ जाने से अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू भी लोग जो है इंडिया में इनकम अर्न कर रहे हैं, लेकिन बिकॉज उनकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है इंडिया में तो वो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आप गूगल चलाते हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारे इंडियन चीज़ों के ऐड मिलते हैं, ठीक है। अब गूगल यूएस की कंपनी है, ठीक है, लेकिन वो ऐड दे रही, वो अपनी साइट्स पे पब्लिश करिए इंडियन उसके मतलब इंडियन कोई भी, मान लो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसका ऐड आपको गूगल पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से वो जब जो इंडिया की जो चीज़ जो एंटिटी है वो गूगल को कुछ ना कुछ पैसा अमाउंट दे रही होगी इंडिया का ऐड अपनी साइट पे दिखाने के लिए, तो उस पे जो टैक्स लगा अब मतलब उसका इनकम जनरेशन हो रहा है वो कंपनी का इंडियन रेसिडेंट से, ठीक है, बट वो टैक्स पे नहीं कर रही। तो इक्वलाइजेशन लेवी ऐसे ही कंपनीज को अपने नेट में ले रहा है, टैक्स नेट में ले रहा है कि ऐसी कंपनी जो ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू इंडिया के लोगों से इनकम जनरेशन कर रही है उनको उस पर क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। सो इक्वलाइजेशन बेसिकली एक डायरेक्ट टैक्स है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है, तो अगर आप गूगल को पे ऐड डलवाने के लिए आप पैसे दे रहे हो तो आप वो कट करके फिर गूगल को दोगे, ठीक है। सो बेसिकली इक्वलाइजेशन लेवी क्या है, एक डायरेक्ट टैक्स है विच इज़ विदहेल्ड एट द टाइम ऑफ पेमेंट बाय द सर्विस रेसिपिएंट। इसके लिए दो कंडीशंस है, टू कंडीशंस टू बी मेट टू बी लायबल टू इक्वलाइजेशन लेवी। पहली क्या है कि पेमेंट शुड बी मेड टू नॉन रेसिडेंट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। ऑफ कोर्स गूगल एक कंपनी है, वो नॉन रेसिडेंट सर्विस प्रोवाइडर होनी चाहिए, ठीक है। एंड द एनुअल पेमेंट मेड टू वन सर्विस प्रोवाइडर एक्सीड ₹1,00,000 इन वन फाइनेंशियल ईयर। और वो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो एटलीस्ट एक साल में ₹1,00,000 से ज़्यादा पैसा कमा रहा है। सो इंडिया में इन इंडिया in 2016 इंडिया बॉट इक्वलाइजेशन लेवी ऑल्सो कॉल्ड गूगल टैक्स, ठीक है। नाउ ए क्या है, इसको अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है, तो आपको बेटर समझ आएगा, ठीक है। मान लो ए एक रजिस्टर्ड कंपनी है यूएसए में, एक कंपनी है जो कि यूएसए में रजिस्टर्ड है, और बी ए की सब्सिडरी है बट ये इंडिया में भी रजिस्टर्ड है, ठीक है। सब्सिडरी ऑफ ए इज़ रजिस्टर्ड इन इंडिया ऑल्सो। नाउ मान लो कि बी इंडिया में कोई भी डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, देन जो बी है इसको इक्वलाइजेशन लेवी नहीं पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ए की सब्सिडरी तो है बट ये खुद भी तो इंडिया में रजिस्टर्ड है, ठीक है। क्योंकि ये रजिस्टर्ड है तो ये जो नॉर्मल इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू एक्ट के अंडर इस पे जो टैक्स लगेगा वो पे करेगा ये, ठीक है। लेकिन दूसरा केस ये है कि अगर ये जो बी है ये इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं होती, ठीक है, इफ़ बी इज़ नॉट रजिस्टर्ड इन इंडिया एंड हैज़ नो फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया बट स्टिल सेलिंग डिजिटल सर्विसेज इन इंडिया, देन इक्वलाइजेशन लेवी विल बी एप्लीकेबल ऑन बी बट नॉट इनकम टैक्स, ठीक है। तो आपको समझ आया कब इनकम टैक्स लगेगा और कब इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा। नाउ ये एप्लीकेबल किन पे है, पहली सेल ऑफ डिजिटल एसेट्स यानी कि एड्स पे, एंड सेकंड ई कॉमर्स साइट्स ऑल्सो जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब है, ठीक है। सो ये जो ई कॉमर्स जो साइट्स है इनको 2020 में ऐसा किया गया, अभी इनके ऊपर भी इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा ऑफ 2%। इक्वलाइजेशन लेवी डायरेक्ट टैक्स है और रेवेन्यू पे लगाया जाता है ये, ना कि प्रॉफिट पे, क्योंकि इट वुड बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनी गवर्नमेंट कि हम कोई ऐसी कंपनी जिसका इंडिया में कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है उसका प्रॉफिट भी निकाल सके कि इंडिया में कितनी सर्विसेज वो सेल कर रहा है और उसमें से उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ थी, हाँ, ठीक है। अब जैसे आप करंट अफेयर्स देख रहे हो, ठीक है, तो अगर अभी जैसे ये दो चीज़ है, ठीक है, तो अब कोई और चीज़ को भी इसके अंडर लिया जाता है, देन आपको पहली बात तो आपको स्टैटिक की जानकारी होनी चाहिए कि इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है। अगर आपको पता ही नहीं कि इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है तो आप
उस आपने अगर इन केस आपके सामने कभी आ भी जाती है ऐसी न्यूज़, आप कहीं पढ़ते भी हो तो आप उस चीज़ को बिल्कुल तवज्जो दोगे नहीं, आप उसको देख के निकल जाओगे। ठीक है, तो पहले आपको स्टैटिक की जानकारी होगी, तो अगर आप कोई करंट अफेयर्स थोड़ा थोड़ा भी देख लोगे ऊपर ऊपर से तो भी आपको पता लग जाएगा, अच्छा इक्वलाइजेशन लेवी, अच्छा उसमें पहले 2 था, अच्छा ये नया इंट्रोड्यूस किया गया है। तो पहले आपका जो स्टैटिक है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और अब इन फ्यूचर कभी भी इससे रिलेटेड कुछ भी गाइडलाइन आए तो अपने नोट्स में अपडेट कर लेना, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, सो ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ है बेसिकली मल्टीनेशनल कंपनीज जो क्या करती है कि अपना जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है वो जो टैक्स हेवन कंट्रीज़ है कि जहाँ पे टैक्स बहुत ज़्यादा कम लगते हैं वहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेती है, मतलब अपना एक्चुअल बिजनेस ट्रांसफ़र नहीं करती, बट जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो रही है वो उन कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र कर लेती है, ठीक है, जहाँ पे बहुत कम टैक्सेस लगते हैं। तो ऐसा क्या है ना, फिर जो जिस कंट्रीज से वो ट्रांसफ़र कर रही है उनको उस चीज़ का नुकसान हो रहा है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने मिलके मतलब ऐसा डिसाइड किया है, ठीक है, कि ऐसी कंपनीज़ पे एक ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाएगा। अभी इंडिया में तो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, ठीक है। सो इसको प्रमोट किसने अभी ये इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। सो इट इज़ प्रमोटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD ने इसको प्रमोट किया है। सो बिग टेक कंपनीज शिफ्ट देयर प्रॉफिट टू सच कंट्रीज वेयर कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज़ लेस। So companies don't shift the actual business but mostly financial transactions are involved. तो ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स अभी के लिए 15%, मतलब ये जो भी कंट्रीज़ है इन्होंने 15% डिसाइड किया है कि एटलीस्ट 15% तो लगाया जाएगा ऐसी कंपनीज़ पर। सो जब भी ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स इंडिया में आएगा तो ऑफकोर्स फिर तो जिन कंपनी से हम इक्वलाइजेशन लेवी ले रहे हैं वो भी उसके अंडर ही आ जाएंगे। तब क्या होगा, इंडिया में हैव टू एबॉलिश इक्वलाइजेशन लेवी, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ते हैं लैंड रेवेन्यू के बारे में, ठीक है। सो लैंड रेवेन्यू क्या है, इट इज़ लेविड एज पर द डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लैंड रेवेन्यू इम्पोज करती है, ठीक है। लैंड रेवेन्यू फिक्सेशन फिक्स करने का जो क्राइटेरिया है वो डिपेंड करता है ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड एंड ऑन कैश वैल्यू ऑफ एवरेज यील्ड ऑफ लैंड, एंड इट इज़ लेविड एज रुपीज़ पर एकड़ और पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, ठीक है। सो ना प्रॉपर्टी टैक्स क्या होता है, इट इज़ पेड ऑन रियल प्रॉपर्टी विच इंक्लूड लैंड एंड इम्प्रूवमेंट्स ऑन लैंड। इट मे वेरी फ्रॉम सिटी टू सिटी, अर्बन लोकल बॉडीज लेवी प्रॉपर्टी टैक्स अंडर द रेलिवेंट एक्ट, ठीक है। तो जिस भी लोकेलिटी में आप रहते हो आप देखते हो कि वहाँ पे सड़कें बनाई जाती है या जो पार्क बनाए जाते हैं, सो ऐसी सी जो चीज़ें आपको मिलती है उसके लिए टैक्स बेसिकली कहीं पे भी आप जा रहे हो, कहीं पे भी आप जा रहे हो, कोई तीर्थ स्थल पे भी जा रहे हो तो वहाँ पे भी आपको अगर कोई किसी प्रकार की कोई फैसिलिटी दी जाएगी तो उसके लिए पहले वो आप पे टैक्स इम्पोज करेंगे, ठीक है। सो टैक्स नहीं, वहाँ पे आपसे कुछ फ़ीस ली जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपको किसी तरीके की सर्विस मिलेगी तो ऑफकोर्स आप पे टैक्स तो लगाया जाएगा। तो आप जिस भी लोकेलिटी में रह रहे हो वहाँ पे अलग अलग लोकेलिटी के हिसाब से, सिटी के हिसाब से डिपेंड वेरी करता रहता है प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है। नाउ एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, आपने एक्साइज इंस्पेक्टर सुना होगा, कस्टम इंस्पेक्टर सुना होगा, तो एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, इट वॉज इम्पोज ऑन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड वॉज लेविड व्हेन गुड्स मूव्ड आउट ऑफ द फैक्ट्री एरिया। कस्टम ड्यूटी क्या होती है, इट इज़ imposed on export and import of goods. सर्विस टैक्स क्या होता है, इट वॉज imposed on सेल ऑफ सर्विसेज। सेंट्रल सेल्स टैक्स क्या होता है, इट वॉज लेविड बाय द center on sale of goods from one state to another, but the tax proceeds were collected and kept by the origin state, so it was also called origin based tax, ठीक है। सो मतलब जब गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करती है तो ये जो टैक्स है ये इम्पोज करा जाता है, और जहाँ पे ओरिजिन हुआ है जो गुड्स का उस स्टेट के पास वो टैक्स रहता है, ठीक है। नाउ वैल्यू एडिड टैक्स पे आ जाते हैं हम, ठीक है। इन सभी टैक्स पे मतलब आपको ऐसा नहीं है कि बहुत डिटेल में कुछ पढ़ना है, ठीक है। डिटेल क्राइटेरिया कुछ आए ऐसा प्रोबेबिलिटी कम है, ठीक है। तो आप इन सबको मतलब आपको रिवाइज एटलीस्ट 4-5 बार करना है पेपर से पहले इन सभी चीज़ों को, ठीक है, तब आपको क्लैरिटी आएगी इन सब चीज़ों की, ठीक है। वैल्यू एडिड टैक्स क्या होता है, इट इज़ अ कंजम्पशन टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज़ लेविड एट ईच स्टेज ऑफ सप्लाई चेंज।
वेयर वैल्यू इज एडिड फ्रॉम इनिशियल प्रोडक्शन टू पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। अमाउंट ऑफ वैल्यू एडिड टैक्स, इसमें क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में से हम इनपुट कॉस्ट माइनस कर देते हैं। तो जब हमने फर्स्ट चैप्टर पे हमने जीडीपी की कैलकुलेशन की मेथडोलॉजीज देख रहे थे, उसमें जब हमने वैल्यू एडिड मेथड किया था तो उसमें भी हमने देखा था, जब हमने ब्रेड का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, कि एक फार्मर है, वो इतना इतना अनाज वो कर रहा है, उसमें से इतना वो फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज़ कर रहा है, इतना वो बेकरी में दे रहा है, ठीक है। तो वो जब बेकरी वाला उसका ब्रेड बनाएगा तो ब्रेड की जो फाइनल वैल्यू आएगी उसमें से इनपुट कॉस्ट हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम जीडीपी की वैल्यू निकालते हैं तो हम सिर्फ फाइनल गुड्स का वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। सो जो वो उसने इनपुट यूज़ किया है वो फाइनल गुड नहीं थी, ठीक है, बट वही अनाज एज अ फाइनल गुड एक्ट करेगा जब वो कंज्यूम किया जा रहा है फार्मर के द्वारा, ठीक है। सो वैल्यू एडिड टैक्स क्या होता है? वैल्यू एडिड टैक्स में से आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में से इनपुट कॉस्ट माइनस करते हो, ठीक है। नाउ एंट्री टैक्स क्या होता है? इट वॉज अ टैक्स ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इम्पोज बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। इट वॉज लेविड बाय द रेसिपिएंट स्टेट टू प्रोटेक्ट इट्स टैक्स बेस, ठीक है। तो ये टैक्स है जो मूवमेंट ऑफ गुड्स पे लगाया जाता है जब भी कोई भी गुड एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती है, ठीक है। अब स्टैंप ड्यूटी क्या है? इट इज़ अ टैक्स इम्पोज ऑन ऑल लीगल प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो उसके पेपर होते हैं, उन पे स्टैंप लगी होती है, तो वो स्टैंप उसको बोलते हैं स्टैंप ड्यूटी, ठीक है। सो अ फिजिकल स्टैंप हैड टू बी अटैच्ड टू और इम्प्रेस्ड अपॉन द डॉक्यूमेंट टू डिनोट दैट स्टैंप ड्यूटी हैड बीन पेड, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में, ठीक है। सो जीएसटी के बारे में सब जानते हैं, ठीक है। सो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है 2 सितंबर 2016 में आया 101st अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। एज पर द एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इनेक्टेड सेंट्रल जीएसटी एक्ट, एवरी स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इनेक्टेड स्टेट जीएसटी एक्ट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इनेक्टेड इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट। इसमें 17 सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस को सब्ज्यूम कर लिया गया है, ठीक है। जीएसटी है, आपको ये चीज़ रट लो आप, ठीक है, ये कि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड यानी कि कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, मतलब जो फाइनली जो सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है वो इस पर टैक्स पे करता है। मतलब जैसे हम लोग हैं, हम जो भी सर्विसेज को कंज्यूम करेंगे हम उस पर टैक्स पे करेंगे, और वैल्यू एडिड टैक्स है ये, ठीक है। ये अब ये कुछ एक टैक्सेस है जो इनडायरेक्ट टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किए जाते हैं, जैसे कि सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस इम्पोज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट वैल्यू एडिड टैक्स, एंट्री टैक्स एंड ऑक्ट्रॉइड ड्यूटी, लग्जरी टैक्स, अम्यूजमेंट एंड एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट, परचेज टैक्स, टैक्स ऑन बेटिंग, लॉटरी एंड गैम्बलिंग। तो ये कुछ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस है जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किए जाते हैं। जीएसटी का ऑब्जेक्टिव क्या था? वैसे तो इसमें जो बुक है उसमें और भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं, 1-2 पेज उसमें है जिसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि थ्योरेटिकल, जिस तरीके से हम मेंस में आंसर लिखते हैं ना, जैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। जीएसटी इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। सब स्टेट्स ने मिलकर जीएसटी को प्रमोट किया, ठीक है, और एक इतना बड़ा जिसे कह सकते हैं रिफॉर्म आया, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव क्या है जीएसटी का? वन नेशन वन टैक्स, एंड टू सब्ज्यूम इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया, एंड टू रिस्ट्रेन टैक्स इवेजन, ठीक है। क्योंकि पहले इतने मल्टीपल स्टेजेस पर टैक्स इम्पोज किए जाते थे कि टैक्स इवेजन बहुत ज़्यादा पॉसिबल था, बट अब जीएसटी के आने से टैक्स इवेजन कम हो गया है, ठीक है। नाउ कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे जो जीएसटी है वो नहीं लगता, सो उनको क्या बोलते हैं? ज़ीरो रेटेड सप्लाई। सेक्शन 16 है इस एक्ट का, ज़ीरो रेटेड सप्लाई। सो ज़ीरो रेटेड सप्लाई मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, नेमली export of goods or services or both, or supply of goods or services or both to a special economic zone developer or a special economic zone unit, ठीक है। सो ये दोनों टाइप की जो गुड्स एंड सर्विसेज है इन पे जीएसटी नहीं लगता। नाउ सम पीपल वुड बी थिंकिंग कि व्हाट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बेसिकली ऐसे कुछ एरिया होते हैं कंट्री में विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, जैसे कि सूरत हो गया, कांडला हो गया, ठीक है, विशाखापट्टनम हो गया, ठीक है, और दिल्ली हो गया, ठीक है, जहाँ पे जो मतलब इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए जो इकोनॉमिक लॉज है वो लिबरल होती है, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज़ अ स्पेशली मार्क्ड टेरिटरी और एनक्लेव विद इन द नेशनल बॉर्डर्स ऑफ अ कंट्री,
that has more liberal economic laws than the rest of the country. It is an enclave that is typically duty free and has different business and commercial laws, chiefly to encourage investment and create employment. ठीक है, तो जहाँ पे लिबरल इकोनॉमिक लॉज होती है टू encourage investment and create employment, आप इसके बारे में और ज़्यादा देखना है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, बट इतना काफ़ी है। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ गुड्स एंड सर्विसेज जो एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम जीएसटी। ठीक है, सो एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट यानी कि पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ठीक है, लाइव फिश, फ्रेश मिल्क, फ्रेश जिंजर गार्लिक, ग्रेप्स, मेलन, अनरोस्टेड कॉफ़ी बीन्स, अनप्रोसेस्ड ग्रीन, मतलब बहुत सारे हैं, बट मोस्टली या तो इनमें से क्वेश्चन आता है या फिर इसमें से क्वेश्चन आता है। तो आपको याद रखना है एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, सो अभी हमको पढ़नी पड़ेगी 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस। ठीक है, बट आई थिंक वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो डू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो शेयर दिस सीरीज विद योर फ्रेंड्स एंड yes, thank you so much for watching.